कुछ इलाज बता दें। तो जी फैटी लिवर का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास तो नहीं है, फैटी लिवर का इलाज खुद आपके अपने पास है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फैटी लिवर या चर्बी लिवर में इकट्ठी होती क्यों है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप या कोई भी जिसके लिवर में फैटी लिवर होता है उसमें चर्बी इसलिए ज़्यादा होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, या कुछ लोगों का जेनेटिकली मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है और उनमें कोलेस्ट्रॉल या उससे रिलेटेड जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें जेनेटिकल टेंडेंसी होती है कोलेस्ट्रॉल या चर्बी को ज़्यादा इकट्ठा करने की। बहरहाल वो एक बहुत छोटा ग्रुप है जिन लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी होती है। बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोग जिनके लिवर में चर्बी होती है उनका ये सारा कुछ उनके अपनी खाने पीने का जो तौर तरीका है और जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड है। तो बुनियादी तौर पे चूँकि हमारा जो डाइट का स्टाइल है अब ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया है, हमारी खाने की चीज़ें बहुत रिफाइंड होती हैं, हाई इन कैलोरीज होती हैं और जंक फूड का बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स में शामिल हो चुका है। तो आप ज़्यादा खाते हैं कैलोरीज और कम बर्न आउट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरी या एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाती है और वो फिर जिस्म में के जो स्टोर्स हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाती है। जिस्म आपका बॉडी जो है इसको स्टोर कर लेती है ताकि आइंदा मुश्किल वक्त में इससे ये जो स्टोर एनर्जी है उसको मोबिलाइज करके बॉडी की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो लिवर भी एक ऐसा साइट है, जिस तरह आपकी पेट की दीवार पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है, चेहरा फूल जाता है, ये आपकी थाइज़ या जो बटक्स हैं उनके ऊपर चर्बी इकट्ठी हो जाती है, इसी तरह पेट के अंदर आंतों के साथ बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो सिमिलरली लिवर भी एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है। नॉर्मल लिवर में चर्बी नहीं होती और फिर अगर तकरीबन हम ये नॉर्मली इसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि अगर आपका जो लिवर है उसमें 30% तक चर्बी है ओवरऑल, अगर लिवर का वेट फ़र्ज़ करें 1 किलो का है और उसमें 300 ग्राम चर्बी है तो इसको हम कहते हैं 30% फैट इन द लिवर, इसको हम माइल्ड फैटी लिवर कहते हैं। और अगर 30 से 50 या 60% तक है तो ये मॉडरेट फैटी लिवर है, और अगर 60% से ज़्यादा है तो इसको सीवियर फैटी लिवर हम कहते हैं। तो बेसिकली फैटी लिवर जो है वो टाइम के साथ साथ फिर लिवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और ये फिर एक मुकम्मल बीमारी बन जाती है जो फिर ओवर मंथ्स एंड ईयर्स लिवर को लो ग्रेड डैमेज होने से एवेंचुअली लिवर सिकुड़ जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो लिवर सिरोसिस की स्टेज जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी जब एक दफ़ा लिवर डैमेज होकर परमानेंटली स्कार्ड या सिकुड़ गया तो ये वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए कि सिर्फ फैटी लिवर है तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है और बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसका इलाज जैसे मैंने कहा कि आपके पास है, बेसिकली आपको अपना वज़न कंट्रोल में रखना है, अपनी खुराक को अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका वेट आपकी हाइट के मुताबिक है या नहीं, तो आप इंटरनेट के ऊपर आइडियल बॉडी वेट लिखें, आइडियल बॉडी वेट, और देखें कि आपकी हाइट के अगेंस्ट आपका वेट आइडियली कितना होना चाहिए, तो अपना वेट उसके अराउंड रखें। दूसरा तरीका है बॉडी मास इंडेक्स या जिसको हम BMI कहते हैं, जिसमें आप अपनी हाइट और वेट डालते हैं और वो BMI आपको एक नंबर मिलता है। तो BMI 18 से लेके 24-25 तक नॉर्मल होता है, 25 से ऊपर जो है फिर आप ओवरवेट आते हैं। 30 से ऊपर अगर BMI हो तो आप मोटे, और फिर एक प्रोग्रेसिवली ये बढ़ता चला जाए तो आप मोटापे की कैटेगरी भी जो है वो अपस्केल होती चली जाती है। तो BMI जो है एक आपका इंडिकेटर है कि आपका वज़न कम है, तो उसको आप कम करें, और कम करने का तरीका यही है कि उतना ही खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इसके लिए किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको माइल्ड वेट लॉस के लिए या मीडियम वेट लॉस के लिए किसी किस्म के ऑपरेशन की दवाई की ज़रूरत है।
तो आई थिंक द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ कि अपना खाना कट डाउन करें और हेल्दी लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज किया करें, जितना खाते हैं उसको क्वेश्चन करें कि बर्न आउट करें, और फिर कुछ अरसे के बाद आप अपना 3-4 महीने एक डिसेंट एफर्ट करें, 5 से 10 से 15 किलो वेट डिपेंडिंग ऑन कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना है और कितना आप कट डाउन करते हैं, फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करें, तो इंशाल्लाह आपके लिवर से जो फैट है वो ख़त्म हो चुका होगा। और फिर ये चीज़ बेसिकली टेंडेंसी भी होती है कुछ लोगों में फ़ैट जमा करने की, तो अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे और उसके बाद अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये एक प्रोसेस जो है दोबारा भी हो सकता है। तो आई थिंक वंस शुरू में हार्ड वर्क है, लेकिन उसके बाद मेंटेन करना इज़ इवन मोर अ हार्ड वर्क। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन दोबारा लेके आना पड़ेगा ताकि आपका लिवर फैट से महफूज रहे और आइंदा इसको नुकसान भी ना हो। थैंक यू। जी आसिफ अली साहब ने पूछा है कि मैं वायरड की गोली ले सकता हूँ रात को। यस यू कैन एनी टाइम। ये सदफ ख्वाजा हैं, इन्होंने अपनी मदर के बारे में कुछ टेस्ट बताए हैं। देखिए ये पोटाशियम का इतना ज़्यादा होना जो है ये डेंजरस हो सकता है। आपको जो ट्रीटमेंट बताई है डॉक्टर साहब ने वो ठीक बताई है, ये बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पोटाशियम बार बार क्यों ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये ड्रग रिलेटेड होता है, तो अगर कोई ऐसी ड्रग्स ले रही हैं जिनसे पोटाशियम का लेवल ऊपर चला जाता है तो उनकी डोज को कम करना चाहिए या उनका ऑल्टरनेटिव कोई आपको लेना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली पोटाशियम इतना रहना कैन बी वेरी डेंजरस। हाँ जी, आपने अगला पूछा है कि जी उनका साइक्लोस्पोरिन लेवल जो है वो डोज 125 मिलीग्राम सुबह शाम है। तो यस, आप ये पूरे टेस्ट वगैरह बाकी जिसमें लेफ्टीज और क्रेटिनिन ये सारी चीज़ें भेजें हमें, तो उनको देख के फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मेरा ख्याल है कि साइक्लोस्पोरिन को कम किया जा सकता है, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से पोटाशियम लेवल जो है वो आपकी मदर का ज़्यादा आ रहा है। तो साइक्लोस्पोरिन को कम करने से होपफुली ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। जी अदनान सरवर साहब ने पूछा है कि जी जो इस पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला हो और उसके पेट में पानी हो तो क्या उस पानी को निकाला जा सकता है या नहीं। तो देखें, पेट में पानी जो बना है उसकी बुनियादी वजह तो लिवर का कमज़ोर होना ही है, और इसी वजह से जो अल्टीमेट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। लेकिन जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तो पहली चीज़ जो आप कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ही पानी को खुश्क किया जाए, जिसमें आप ये स्पायरोमाइड, फ्रूसिमाइड, एल्डेक्टॉन या स्पायरोनोलैक्टोन, इन डिफरेंट नामों से ये 2-3 दवाइयाँ हैं, ये आप लेते होंगे और नमक का परहेज़ करते होंगे। तो इसमें दवाइयों में काफ़ी कुशन होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप दवाई की डोज़ कितनी ले रहे हैं। अगर किसी एक डोज से पानी नहीं निकल रहा तो उस डोज़ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साथ साथ नमक का परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो पहली कोशिश तो यही करें कि आपकी दवाइयों अपने जो करीबी डॉक्टर हैं वो थोड़ी सी एडजस्ट कर दें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम थोड़ा सा दवाई की मिकदार को बढ़ाना पड़ता है, और अगर आप खाली सुबह ले रहे हैं तो सुबह दोपहर करना पड़ता है, तो उससे ये पानी जो है बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर दवाइयों से बिल्कुल खुश्क ना हो, अनकंफर्टेबल हो जाए और वाक़तन पेट में दर्द हो, सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, तो यस फिर पानी को निकाला भी जा सकता है। और कभी कभार फिर पानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ऑनगोइंग दर्द होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी को निकाल के उसका टेस्ट करना चाहिए, ये देखा जाए कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो पहली कोशिश यही होगी कि दवाइयों से इसको ड्राई अप किया जाए। अगर वो रेजिस्ट करता है, दवाइयों से खुश्क नहीं होता, फिर आप उसको यकीनन निकलवा सकते हैं। बहरहाल अल्टीमेट आपका जो वे फॉरवर्ड है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है।
अच्छा, उस दिन हमने बात की थी लास्ट प्रोग्राम के अंदर लिवर कैंसर के बारे में, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि मेनली इस प्रोग्राम का या लाइव आने का जो मकसद है वो है, इन माय व्यू, इज़ एजुकेटिंग पीपल जिनको खुद या उनके किसी फैमिली मेम्बर को लिवर, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। क्योंकि बहुत से लोग बड़ी टेक्निकल किस्म की ओपिनियन लेना चाहते हैं फेसबुक पे, जो मेरा ख्याल है टाइम्स मुनासिब नहीं होता। जिन लोगों को, पेशेंट्स को मैंने देखा होता है, मैं जानता हूँ, या कोई बड़ा सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सवाल होता है, उसका जवाब तो फेसबुक के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव नहीं है कि एक पेशेंट जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिसकी बीमारी या टेस्ट पूरी तरह पता ही नहीं है, उसको इधर बैठ के एक आधे टेस्ट की बुनियाद पे मशवरा देना मुनासिब नहीं होता। तो इन माय व्यू इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है वो एजुकेट करना है लोगों को, क्योंकि अगर आपको मैं 5-7 मिनट किसी एक बीमारी के बारे में बताता हूँ और उसमें से कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप रिटेन कर लेते हैं, याद रह जाती हैं, तो आई थिंक दैट एटलीस्ट हेल्प्स यू। तो एम इज़ गाइडेंस। तो लिवर कैंसर के बारे में और लिवर कैंसर के लिए ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ ट्रीटमेंट, इस पे मैंने बात की थी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि कैंसर के अलावा लिवर ट्रांसप्लांट कब किया जाता है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कैंसर लिवर में जब हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन तो है ही है। एज लॉन्ग एज कैंसर लिवर तक लिमिटेड है तो उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो आज हम कैंसर वाले टॉपिक को टच नहीं करेंगे। आप कैंसर के अलावा जो बाकी जिगर का, जिसको हम कमज़ोर होना कहते हैं या लिवर फेलियर कहते हैं, उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली जो लिवर फेलियर है उसको हम 2 तरह से या 3 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर, या उसको मेडिकल लैंग्वेज में फुलमिनेंट लिवर फेलियर भी कहा जाता है। ये उन लोगों में होता है जो अदरवाइज़ बड़े यंग, फिट और हेल्थी होते हैं, उनका लिवर बिल्कुल नॉर्मल होता है, और सडनली उनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस बी या किसी दवाई से रिएक्शन या कोई अननोन वायरस का अटैक होता है, और वो अटैक इतना सीरियस होता है कि बहुत सारा लिवर का हिस्सा इस अटैक से डैमेज हो जाता है। और ये वो लोग हैं जिनका पहले लिवर बिल्कुल ठीक था, सडनली किसी वायरस या दवाई की वजह से बहुत ज़्यादा लिवर को डैमेज हुआ और ये जिगर फेलियर में चला गया। तो जब मरीज़ को या पिलाई अरकान अचानक आना शुरू हो जाता है, उनको गुनूदगी आनी शुरू हो जाती है, और वो हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये लिवर बुरी तरह डैमेज हो चुका है। इस तरह का जो लिवर डैमेज होता है, चूँकि अल्लाह ताला ने लिवर में बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी रखी हुई है, तो 80 to 90% ऑफ द टाइम्स इस तरह का जो लिवर फेलियर है वो खुद ही रिकवर हो जाता है। अगर कुछ लिवर का हिस्सा इस डैमेज से बच गया हुआ है तो वो लिवर सेल्स की दोबारा ग्रोथ होती है, और अगले 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर लिवर खुद ब खुद ग्रो करके अपने आप को इतना ठीक करता है कि जैसे कभी कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेशेंट जो है, इस तरह के जो मरीज़ हैं, उनमें लेस देन 10% में ये लिवर फेलियर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि पूरे लिवर सेल्स कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं, और पीछे इतना लिवर बचता ही नहीं है जो अपने आप को रीजनरेट करा सके या ऑटो करेक्ट कर सके, और ये पेशेंट फिर लिवर फेलियर में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, साथ उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये 2 बड़ी कॉमन वजह हैं हमारे मुल्क में। कभी कभार हेपेटाइटिस बी भी एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है, और बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप है जिनमें ये वायरसेस नहीं होते लेकिन को लिवर फेलियर की एज सच वजह भी नहीं पता चलती, और इस चीज़ को हम कहते हैं सीरो नेगेटिव एक्यूट लिवर फेलियर। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है जो कोमा में चले जाते हैं पेशेंट, इनकी जान को शदीद ख़तरा होता है, क्योंकि इनमें लिवर रीजनरेशन नहीं हो सकी इतनी ज़्यादा, और लिवर अपने आप को ऑटो करेक्ट नहीं कर सका। अब इन लोगों को जान बचाने के लिए इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्यूट लिवर फेलियर उन लोगों में होता है जिनका लिवर पहले नॉर्मल होता है, एक सडन सवियर लिवर इंजरी होती है,
और पेशेंट हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल पीला और कोमा में चला जाता है, साथ गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और आपको पता चलता है कि पेशेंट का लिवर फेल हो चुका है। और लिवर फेलियर के लिए, जान बचाने के लिए, अगर लिवर ऑटो करेक्ट या रीजनरेशन नहीं कर रहा तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो जितने लोगों का हम ओवरऑल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें एक्यूट लिवर फेलियर एज एन इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट एक बहुत छोटा ग्रुप है। मतलब अगर हम 100 ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें से हार्डली 2 या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्यूट लिवर फेलियर होता है। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है उनको हम कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या एंड स्टेज लिवर डिजीज़, या आप आम ज़ुबान में उसको कहते हैं कि लिवर फेलियर, या लिवर फेल हो गया है, लिवर जवाब दे गया है। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ उन लोगों में होती है जिनको हेपेटाइटिस बी, सी, डेल्टा या जिगर की जो बाकी बीमारियां हैं, जिस तरह फैटी लिवर एवेंचुअली लिवर को डैमेज कर देता है। इसी तरह आयरन ओवरलोड की एक बीमारी होती है जिसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। इसी तरह कुछ जेनेटिक इलनेसेस होती हैं या कई दफ़ा अननोन वजूहात भी होती हैं। तो लिवर को थोड़ा थोड़ा डैमेज जो है वो 10 से 20 साल तक होता रहता है। इस चीज़ को हम हेपेटाइटिस कहते हैं कि हेपेटाइटिस चलता रहता है। कई दफ़ा लोगों को पता भी नहीं चलता और कई लोगों को पता होता है और वो हेपेटाइटिस बी, सी या बाकी जो जिगर की बीमारियां हैं उनका इलाज भी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं रखते और लिवर को एक लो ग्रेड डैमेज का प्रोसेस चलता रहता है और एवेंचुअली लिवर डैमेज होकर सिकुड़ जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल है, ये वापस नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकता। तो जब एक दफ़ा सिरोसिस हो गया तो उसके बाद ये लिवर काफ़ी अरसा तक अपना काम ठीक करता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर 20-30% ऐसे लोग होते हैं लिवर सिरोसिस वाले जिनमें फेलियर आना शुरू हो जाता है। और लिवर फेलियर की निशानियाँ क्या होती हैं? खून की उल्टियाँ आना जो बार बार आएँ, काले रंग के पखाने आना, गनुदगी या बेहोशी के दौरे पड़ना, पेट में पानी इकट्ठा हो जाना, टांगें सूज जाना, फेफड़ों में पानी आ जाना और बहुत एंड की तरफ जाके पीला यरकान बहुत गहरा हो जाता है, गुर्दों पे असर आना शुरू हो जाता है। तो जब ये सारी अलामात बार बार आना शुरू हो जाएं और मेडिकल थेरेपी को रेजिस्टेंट हो, मतलब उनसे रिस्पॉन्स ना करें, तब हम कहते हैं जी ये अब एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो चुकी है मरीज़ को। तो इनिशियली खून की उल्टियाँ या काले पखाने आते हैं तो एंडोस्कोपी के ज़रिए इसको बार बार होने से रोका जा सकता है, कुछ दवाइयों से जिगर में प्रेशर कम किया जा सकता है और उसके बाद मरीज़ काफ़ी अर्सा तक ठीक रह सकता है। लेकिन जब खून की उल्टियाँ या काले पखाने बार बार आना शुरू हो जाएं, दैट मीन्स लिवर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इसी तरह पेट का पानी जो है जब पहली दफ़ा आता है उसके बाद 2-1 साल तक मरीज़ दवाइयों से गुजारा कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दवाइयाँ काम नहीं करती और पेट में से बार बार पानी निकालना पड़ता है। इसी तरह गनुदगी के जो दौरे होते हैं, शुरू में कब्ज़ को अवॉइड करने से, अपने जिस्म में नमकियात का बैलेंस ठीक रखने से, अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसको फौरी तौर पर ठीक करने से बंदा फ़ौरन रिकवरी स्टेज में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे लिवर का फंक्शन ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, ये गनुदगी जो है वो गहरी अटैक आने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली कोमा की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली खून की उल्टी और काले रंग के पखानों का बार बार आना, पेट के पानी का दवाइयों से रिस्पॉन्ड न करना, गनुदगी के अटैक बार बार आना, कमज़ोरी बेइंतहा हो जाना, टांगें सूज जाना, पीला यरकान आ जाना, फेफड़ों में पानी आना और गुर्दों के फंक्शन का कंप्रोमाइज़ हो जाना, ये वो सारी अलामात हैं जिस पे हम कहते हैं कि ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है। अब इन अलामात के जैसे जैसे ये बार बार आती हैं तो दैट इज़ द टाइम कि पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट का सोचना चाहिए। ये हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज़ या ये निशानात हैं लिवर फेलियर के। तो जिन लोगों को भी ये वाली कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएं, उनको चाहिए कि वो ट्रांसप्लांट सेंटर से रब्ता करें, ट्रांसप्लांट के डॉक्टर से मशवरा करें ताकि ट्रांसप्लांट के बारे में उनको एजुकेट भी किया जा सके और ट्रांसप्लांट की आगे टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी उनको बताया जा सके। तो लिवर कैंसर के बारे में हम बात पिछली दफ़ा कर चुके थे, आज हमने बात की लिवर फेलियर के बारे में। तो लिवर फेलियर हाँ एक्यूट हो या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, इन दोनों के लिए अल्टीमेटली जब लिवर फेल होता है तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसप्लांट का जब आप फैसला कर लें कि अब ट्रांसप्लांट करना है
तो फिर ट्रांसप्लांट को अच्छे टाइम में करना चाहिए। मतलब वो हम कहते हैं कि इट शुड नॉट बी टू अर्ली एंड इट शुड नॉट बी टू लेट आइदर। बहुत जल्दी इसलिए नहीं होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट एक मेजर अंडरटेकिंग है, बड़ा ऑपरेशन है, इसके साथ एक डिसेंट परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी या डेथ का रिस्क है। तो अगर आपका गुजारा अभी दवाइयों से ही हो सकता है तो ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी करने का कोई ना सर्वाइवल बेनिफिट होता है और ना क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसी तरह आप उसको इंतज़ार करते करते बहुत लेट कर दें, जब मरीज़ बहुत ज़्यादा ओवरऑल कमज़ोर हो चुका है, तो फिर ट्रांसप्लांट का आउटकम भी सेल्फ काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जितना मरीज़ कमज़ोर होगा, फ्रेजाइल होगा और उसके बाकी ऑर्गन्स भी लिवर फेलियर की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक ट्रांसप्लांट का अच्छा कैंडिडेट भी नहीं रहता। तो नाइदर टू अर्ली नॉर टू लेट इन द डिजीज़ कोर्स। तो ये बेस्ट जजमेंट करने के लिए आई थिंक ट्रांसप्लांट के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डे टू डे ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी करते हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन टू गिव यू द गाइडेंस। तो अगर आपको लिवर फेलियर के कोई सिम्टम्स हों और लिवर कैंसर की अलामात हों या पता चले, तो बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ कि लिवर ट्रांसप्लांट की जो टीम है आपके करीब तरीन, उनसे रब्ता किया जाए और उनसे ये डिस्कस किया जाए कि क्या ट्रांसप्लांट का टाइम आ चुका है। अगर आ चुका है तो फिर अल्लाह का नाम लेके उसको आपको करवाना चाहिए। तो आई होप ये सारा चीज़ उन लोगों को जिनको लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं या आपकी फैमिली में, तो आपको ये जो एक सेशन था उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आइंदा डॉक्टर से डिस्कशन करने के लिए और ओपिनियन लेने के लिए। तो जिन लोगों को हमारे से ओपिनियन की ज़रूरत हो, वो हमारे जो नंबर्स हैं इस फेसबुक के पेज के ऊपर, उनको देख के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी रेगुलर एक्टिविटी, क्योंकि अब लॉकडाउन वगैरह ईज़ ऑफ हो गया है, तो हम अपना रेगुलर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी ओपनिंग करेंगे और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं दे कैन कम आफ्टर ईद टू विजिट अस। थैंक यू। जी हैदर अली सोमरो साहब पूछते हैं। मेरा बेटा है मोहम्मद शहीद, ही विल बी 3 बाय 14th of June। बाय बर्थ उसको जॉन्डिस था और वो जॉन्डिस जो है वो क्योर नहीं हुआ। तकरीबन जब 4 months का था तो उसका जॉन्डिस जो है वो एक्सट्रीम हो गया था, साथ में इचिंग और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब चेकअप करवाया तो वो डायरेक्ट बिलिरुबिन उसका हाई था और अपॉन चेकिंग पता चला कि उसको शायद माइल्ड कैलेक्टोसीमिया है। उसके बाद से आइसोमिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी ग्रोथ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। उसकी हाइट और वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। लाइक अभी वो 3 years का है तो वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल के बच्चे जितनी उसकी हाइट है, और वेट भी उसका बहुत कम है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो खा नहीं सकता प्रॉपर्ली, डाइजेस्ट नहीं होती हैं चीज़ें, और कॉन्स्टिपेशन इतनी एक्सट्रीम है लैक्सिबरॉन और क्रेमाफिन यूज़ करने के बावजूद कि वो सपोजिटरीज भी यूज़ करें तब भी वो रिलैक्स नहीं होता है प्रॉपर्ली। और उसका सर ग्रोथ इश्यूज़ भी बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से फिर चेकअप्स हुए हैं, अल्ट्रासाउंड्स, MRCP, हीरा स्कैन भी क्लियर था, MRCP भी क्लियर थी। अल्ट्रासाउंड में लेटली अभी जो है वो 2 stones विजिबल हुए हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और उसके बाद से वो कोलेस्ट्रॉल साशेस ले रहा है क्योंकि बाइल एसिड्स जो हैं वो उसके काफ़ी एलिवेट हो गए थे, 156 तक पहुँच गए थे। और उसके अलावा जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इचिंग बहुत ही ज़्यादा रही है। अभी कुछ बेहतर हो गई है पहले से, लेकिन अभी भी है, और कॉन्स्टिपेशन उसकी बहुत ज़्यादा है, वो प्रॉपर्ली खा भी नहीं सकता, और अभी वो बोलता नहीं है प्रॉपर्ली, सवाए मम्मा पापा के ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, और वो वॉक भी नहीं करता है, मतलब वो चलता भी नहीं है विदाउट सपोर्ट वो खड़ा भी नहीं होता है। उसकी क्योंकि रिकेट्स हुई है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई थी दरमियान में, और वो भी कॉन्टिन्यूसली होती रहती है अनलेस विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कोई इंजेक्शन ना दें, और नोज़ ब्लीडिंग होती रहती है जब तक कि विटामिन के इंजेक्शन ना दें। तो रिकेट्स क्योंकि उसको हो गई थी, इस वजह से वो अब प्रॉपर्ली चलता नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है वो उसको फ्लैट फुट है, तो वो जो स्पेशल शूज़ होते हैं वो पहनाए हुए हैं। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आप कुछ प्रॉपर्ली डायग्नोज कर दीजिए कि क्या टेस्ट मज़ीद हम करवाएं, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो करवाएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने PFIC भी रूल आउट कर दिया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ये भी कह दिया है, और क्रिगलर निजार सिंड्रोम या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। ही डज अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर आप बताएं तो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।
तो रिसेंटली ही इज़ टेकिंग डेप्रेटॉन एनोर्सू और बाइल एसिड के लिए जो है वो कस्ट्रॉन साशे ले रहा है। उसके अलावा कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं वो साथ में चल रहे हैं, इंजेक्शन विटामिन डी और विटामिन ई के। और बाकी जो है वो डेप्रेटॉन और एनोर्सू की लाजमी चल रही है, साथ में कैस्टीन भी चल रही है, एंटी एलर्जिक और कस्ट्रॉन साशे। आप प्लीज़ बता दीजिए कुछ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस डिस्क्रिप्शन। लेकिन बॉटम लाइन यही है जी कि अगर आपके बच्चे का बिलिरुबिन इज़ टू हाई और साथ साथ ग्रोथ फेलियर भी है, आई वुड से जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है आपके डिस्क्रिप्शन से कि ही इज़ हैविंग ग्रोथ फेलियर, कि अगर बच्चे को इस एज में रिकेट्स भी हो गया है, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट स्टैंड, वेट गेन भी नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ ग्रोथ फेलियर, जिसको हम फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। सो वॉट एवर द रीज़न इज़ ऑफ द लिवर डिजीज़, अगर उनका हाई बिलिरुबिन है और ग्रोथ फेलियर है तो वन नीड टू थिंक ऑफ अ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो मेरा ख्याल है कि आप ईद के बाद किसी वक्त उनको लेके आ जाएं। आई विल गो थ्रू एवरीथिंग and then we can talk about whether he is a candidate for transplant or not, because this way this treatment in my view is not working. If the child is not achieving his milestones at the appropriate times, so that means whatever you are doing is actually failing. तो इसके साथ साथ बच्चे की मेंटल फिजिकल के साथ मेंटल ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू गेट द ट्रांसप्लांट विच क्योर थिंग्स बट द मेंटल डेवलपमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिलेड, तो एट टाइम्स ये कैचअप करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ सीरियस थिंग, जो इधर डिस्कशन लंबी करना मुनासिब नहीं होगा। आई थिंक यू शुड कम ओवर एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन। ये हैदर अली सुमरो साहब ने कहा जी मेरा 2 साल पहले ट्रांसप्लांट हो गया और कोरोना की वजह से मैं कभी कभी बाहर जा सकता है कि नहीं। देखिए आजकल तो ट्रांसप्लांट के मरीज़ नहीं, जो बाकी लोग हैं सेहतमंद बिल्कुल हैं, जो दवाइयाँ नहीं खाते, उनको भी कहा ही जाता है कि आप घर पे ही रहें। और ट्रांसप्लांट होने की वजह से चूँकि आप दवाइयाँ खाते हैं जिनसे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, तो को बहुत ज़रूर जो आपको जाना हो किसी काम काज के लिए वो आप जा सकते हैं। अच्छी तरह मास्क पहन के जाएँ, ग्लव्स पहन लें, और जहाँ पे रश हो वहाँ पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद हो रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाकी काम भी होते रहेंगे। तो ये अगला महीना या 2 जो हैं ये क्रिटिकल हैं। अब लॉकडाउन खुला है और लोग बिल्कुल सोचे समझे बगैर जो है ना वो भरे हुए हैं बाज़ार, मार्केट्स, हर जगह पे। तो आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल, और उसका केयर यही है कि आपका एक्सपोजर ना हो। इसी तरह आपके जो घर में बाकी लोग हैं जो बाहर जाते हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए ताकि आपको कोरोना का एक्सपोजर हो ही ना। तो आई होप यू विल टेक दिस एडवाइस। अफान भट्ट साहब हैं जी, आपने पूछा है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद पेट का पानी ख़त्म हो जाता है। तो जी बिल्कुल, अगर पेट में पानी की वजह लिवर फेल होना था या लिवर का कमज़ोर होना था, तो पेट में पानी आना एक वजह होती है जिसके लिए आप ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद पेट का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर फैटी लीवर की वजह से अर्ली डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करना पड़ जाए तो क्या दोबारा प्रेगनेंसी में मुश्किल तो नहीं होती? जी नहीं, देखिए फैटी लिवर की वजह से ऐसा प्रेगनेंसी को अर्ली टर्मिनेट तो नहीं करना चाहिए। ऑन इट्स ओन मेरिट अगर वो जल्दी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइंदा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रेगनेंसी के अंदर ये नेचुरल फिनोमेना है कि प्रेगनेंसी के टाइम्स में लिवर के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। जिस तरह फीमेल की बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिस तरह पानी बहुत इकट्ठा होता है उनके जिस्म में, इसी तरह लिवर के अंदर चर्बी का इकट्ठा होना भी एक आप समझ लें नॉर्मल अमल है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के बाद आप अपने नॉर्मल वेट पे आते हैं तो ये चर्बी वगैरह जिगर से पिघल जाती है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल को परेशान होने की ज़रूरत है। जी Sir, my name is Dr. Majid from district Karak. Sir, my question is that how to treat mild acute rejection while taking tacrolimus and 5 mg delta carotid DD. My second question is that can I run or go outside with friends for picnic etc. Sir, please guide me. जी डॉक्टर साहब, गुड टू हियर फ्रॉम यू। देखिए रिजेक्शन के लिए तो आपको टैबलेट्स ही दी जा रही हैं,
और दैट इज़ वाई आपके ऑफ एंड ऑन टेस्ट होते हैं और दवाइयों को एडजस्ट किया जाता है। तो जहाँ पे एक पर्पज़ इन दवाइयों का आपके लिवर में रिजेक्शन को रोकना है, एट द सेम टाइम इन दवाइयों के ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उनको बैलेंस किया जाता है। यू वांट कि लिवर के अंदर रिजेक्शन ना हो, बट एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते कि इन दवाइयों की वजह से बाकी ऑर्गन्स जो हैं डैमेज होना शुरू हो जाए। तो इसलिए कभी कभार आइडियली तो यही होता है कि अगर एक पेशेंट एक दवाई पे जो कि बायल इलाज हमारी टेक्रोलोमिस होती है उस पर स्टेबल है, लिवर भी, किडनीज भी और बाकी चीज़ें भी, तो हम सिर्फ एक दवाई रखें। लेकिन कई लोगों में इस दवाई की वजह से गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा चला जाता है, शुगर का कंट्रोल पुअर हो जाता है, तो फिर इसकी डोज को कम रख के बाकी दवाई जिस तरह माइक्रोफेनोलेट है या स्टेरॉयड है उससे कंपनसेट किया जाता है। तो दूसरा जन अगर सवाल था कि कैन यू रन, देखिए अगर आपके 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं ट्रांसप्लांट को, तो बिल्कुल आप पहली स्टेज पे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रनिंग या जॉगिंग शुरू कर दें। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप अपने वॉक शुरू करें, ब्रिस्क वॉक करें, पहले 2-4 हफ्ते वॉक करें और उसमें छोटे छोटे 1-2 मिनट के जो है वो आप रन्स ले सकते हैं और इस तरह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना जो है आप बिल्ड करें। क्योंकि शुरू में जब आप थोड़ा सा रनिंग वगैरह करेंगे तो आपका जो पेट का ज़ख़म है उसमें भी आपको दर्द होगा, आपकी हड्डियों में भी दर्द होगा। तो टेक इट स्लोली बट सर्टनली आफ्टर 4 months ऑफ द ऑपरेशन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। ये सितार इरशाद साहब ने पूछा जी आप कराची में बैठते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कराची में नहीं बैठता, तो मैं इस्लामाबाद में बैठता हूँ, तो आपको मुझे दिखाने के लिए इस्लामाबाद में ही आना पड़ेगा। या फिर भी ये पहले मैं हैदराबाद में आता था आफ्टर 2 to 3 months, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से जिस तरह लॉकडाउन से और ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल हो गई हुई थी, तो वो फिर मैं 3 महीनों से नहीं आया। लेकिन जब चीज़ें ईज डाउन होंगी तो इंशाल्लाह फिर हैदराबाद में मैं शुरू करूँगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आपको फिर इस्लामाबाद ही आना होएगा। ये मोहम्मद तैयब साहब हैं जी, वो पूछते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट 2 साल पहले हुआ था और 1 साल के बाद मेरा लिवर जो है वो फैटी है। हाँ, ये बेसिकली ट्रांसप्लांट के जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि उन सबको एड्रेस करके बताया जाए। लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले जितने भी ये पेशेंट एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के साथ होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट होता है और ट्रांसप्लांट के पहले 4, 6, 8 हफ्ते जो हैं वो उससे ये निकल आते हैं, तो सबसे जो कॉमन चीज़ है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है इनको, क्योंकि लिवर नॉर्मल होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और शुरू में कुछ अर्सा चूँकि इनको स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, उससे भी थोड़ी सी एपिटाइट ज़्यादा होती है। तो जितने ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं उनमें ये कॉमन चीज़ है कि खाते बहुत ज़्यादा हैं, और हालांकि हम उनको साथ साथ ये वार्न करते रहते हैं कि अपना खाना कंट्रोल में रखें और भूख को भी कंट्रोल में रखें, लेकिन दे जस्ट लव देयर फूड और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना वेट गेन कर लेते हैं। तो आई थिंक जैसे मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले फैटी लिवर के बारे में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो यू हैव टू कट डाउन योर वेट। और अगर फैटी लिवर को आप अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स इवेंचुअली फिर लिवर को डैमेज होगा। तो प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहम्मद लियास आबिद शिवपुरा से बोल रहा हूँ। मैंने ट्रांसप्लांट कराया था 16 मार्च 2016 को, और मेरे जिस्म में इस वक्त बहुत तकलीफ दर्द रहती है, पाँव के तले जो है नीचे बहुत जलते हैं। पहले साल तो मेरा स्टंट नहीं डला, उसके बाद 3 महीने के बाद लगातार स्टंट डाले, तो ERC भी हो रही है, तो मेहरबानी करके इस सिलसिले में गाइड करें मैं क्या करूँ। आप मेरा ख्याल है एक दफ़ा आके मुझे दिखा लें, क्योंकि आई नीड टू सी कि कितनी दफ़ा ERCP हो चुकी है। अमूमन ERCP की तो इसीलिए जाती है ना कि बाइल लग जो है उसमें नर्विंग या तंगी आ जाती है, और उसका मकसद यही होता है कि ERCP करके उस तंगी को खोला जाए। जब तक वो पूरी तरह नहीं खुलती उस वक्त तक स्टेंट्स उसमें रखे जाते हैं। अब ये चीज़ 2 दफ़ा हो ERCP या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा हो, जब वो तंगी पूरी तरह खुल जाती है फिर स्टेंट्स को अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है।
तो कई दफ़ा लोगों के अननेसेसरी बड़ा लंबा अरसा तक स्टेंट्स पड़े होते हैं पे, लोग खुद भी बॉदर नहीं करते या एट टाइम्स उनको डॉक्टर जब बता रहा होता है पूरी तरह समझ नहीं आती। तो मेरा ख्याल आप एक दफ़ा आ जाएं, आपके सारे टेस्ट और ये स्टेंट्स को देख लिया जाए कि अगर पॉसिबल है तो उनको निकालना चाहिए मेरे ख्याल में अब जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई वांट टू आस्क कि अगर किसी का ALT 70 मतलब 75 हो तो क्या वो लिवर डोनेट कर सकता है? ये जो ALT है वो आई थिंक लिवर के अंदर जो फैट होता है उसकी वजह से होता है। मतलब अगर बिल्कुल डोनेशन के लिए आपको ALT आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। देखें बिल्कुल नॉर्मल होना तो आइडियल है, और ALT का ज़्यादा होने का मतलब तो सिंपल, इन एज सिंपल एज वर्ड्स कि ALT ज़्यादा होने का मतलब यही है कि देयर इज़ सम डैमेज टू द लिवर, वो उसकी वजह फैट है या कोई और है। लेकिन ALT 70 होना को एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, बट यू नीड टू एक्सप्लोर कि ये ALT ज़्यादा क्यों है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह जो लोग पोटेंशियल डोनर्स होते हैं उनमें फैटी लिवर ही होता है, और अगर वो अपना वेट वगैरह कम कर लें, कोलेस्ट्रॉल उनका नीचे आ जाए, या कभी कभार कुछ लोग दवाई खा रहे होते हैं, इन एज सिंपल सेप्ट्रॉन है, पैरासीटामोल है, इनसे भी थोड़ा सा ALT वगैरह ऊपर चला जाता है, वो बंद की जाती है। या कभी किसी ने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया होता है, कोई रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ हो, तो इन सारी वजूहत से भी ALT ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है, बाद में वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स या वो फैटी लिवर है या अदरवाइज ऑन गोइंग लिवर को इंजरी है। तो आपके सवाल का जवाब भी है कि दे तो सकता है, बट इट नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन, मे बी फर्दर टेस्टिंग, मे बी लिवर बायोप्सी। और फिर ये भी आपने देखना होता है कि जो आपका पेशेंट है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप पे क्या प्रेशर है। क्योंकि अगर तो आपका पेशेंट रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन में है और वो 6 से 8 हफ्ते इंतज़ार कर सकता है, फिर तो यही होता है कि वो डोनर अपना वेट कट डाउन करे। अमूमन 5-6 किलो वज़न कम करने से भी ALT वापस नॉर्मलाइज हो जाता है और यू कैन प्रोसीड विद द डोनेशन। लेकिन अगर आपका पेशेंट काफ़ी सिक है और वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, और इस डोनर को फर्दर टेस्ट वगैरह से पता चले कि लिवर के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज का प्रोसेस जारी है, तो फिर तो इस पोटेंशियल डोनर को खुद लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है कि रादर दैन आप उसको भी ऑपरेशन करके और मुश्किल में डालें। तो प्रिसाइजली कई दफ़ा इस पे हो जाता है, बट इट नीड्स फर्दर टेस्ट एंड डेलिब्रेशन जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मतलूबा ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं हो जिसने ब्लड लेना हो, तो एक दूसरे ब्लड ग्रुप को वो कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे ये भी टेक्निकल कहते हैं या क्या है, तो वो करवाना क्या महफूज है या उसमें कोई दिक्कत है? ये साउथ कोरिया में और इंडिया में और दीगर ममालिक। जी थैंक यू वेरी मच। देखें मैंने पिछले दिनों अपने फेसबुक पे जो डोनर्स हैं उसकी सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स पे एक अच्छी 10 मिनट की वीडियो है, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आपका चूँकि सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, तो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब है कि एक ब्लड ग्रुप को A ही मिले, B को B मिले, O को O ही मिले। और कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि ब्लड ग्रुप O जो है वो बाकी सब ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है, और ब्लड ग्रुप जो AB है वो A, B और O तीनों ग्रुप्स से ऑर्गन ले सकता है। इस चीज़ को हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। अब ज़ाहिर है डोनर का इशू हमेशा होता है लोगों को। कई लोगों के पास बिल्कुल कोई डोनर नहीं होता, कई लोगों के पास सिमिलर नहीं होता, कंपैटिबल होता है, और कई लोगों के पास डोनर होता है लेकिन वो कंपैटिबल नहीं होता। तो डोनर की शॉर्टेज जो है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इज़ अ रियल इशू। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जापान और साउथ कोरिया और कुछ इंडिया में भी लोगों ने इनकम्पैटिबल या अक्रॉस द ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसप्लांट शुरू किए। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये वाला जो क्रॉस द ब्लड ग्रुप हम करते हैं कि B A को दे दे या A जो है वो O को दे दे,
कि अक्रॉस द ब्लड ग्रुप जो कंपैटिबिलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनकी परवाह किए बगैर आप कोई भी ग्रुप किसी को लगा दे तो उसमें ये बैरियर ख़त्म हो जाता है, फिर आप किसी का भी लिवर किसी को लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ओरिजिनली जब लिवर ट्रांसप्लांट 80 की दहाई में कामयाब होना शुरू हुआ और बहुत से लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी लेकिन देने वाले बहुत कम होते थे, तो उस वक्त जो है प्रोफेसर थॉमस स्टार्जल जो कि फादर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, उन्होंने भी लेट 80s में ये वाले अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट किए या इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट जिनको कहते हैं वो उन्होंने किए। लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही पुअर थे, मतलब जो डेथ रेट है वो एक्चुअली 60% से ज़्यादा था और शॉर्ट टर्म में लिवर भी फेल हुए और पेशेंट की डेथ्स भी होगी। तो इस वजह से ये जो इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट थे वो उस वक्त सारी दुनिया में बंद कर दिए गए कि ये नहीं हो सकते। उसके बाद फिर सारा ट्रांसप्लांट की फील्ड जो है और ज़्यादा इवॉल्व करती गई, बहुत सारा इंडिकेशंस बहुत एक्सपैंड करती गई। तो अब आज से 2-3 दहाइयों के बाद जब ट्रांसप्लांट की फील्ड बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है तो ज़ाहिर है अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो डोनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए दोबारा से जापान और कोरिया वगैरह में ये वेव शुरू हुई कि अक्रॉस द ब्लड ग्रुप जो है या इनकम्पैटिबल ग्रुप लगा के ट्रांसप्लांट किया जाए। तो पिछले 5-7 सालों से इन मुल्कों में ये ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। मतलब ये कोई फर्स्ट लाइन नहीं है, ये फर्स्ट चॉइस नहीं होती, लेकिन जब मजबूरी हो कोई और कंपैटिबल डोनर अवेलेबल ना हो तो ये वाले डोनर सेलेक्ट करके उन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं। लेकिन इसका जो इम्यूनोसप्रेशन का प्रोटोकॉल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ऑपरेशन से 3-1 हफ्ते पहले मरीज़ को इम्यूनोसप्रेशन ऐसी लगाई जाती है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए। फिर ऑपरेशन से 5-6 दिन पहले पूरा जो खून है उसको तब्दील किया जाता है जिसको प्लाज्माफ्रीसिस कहते हैं, जो आजकल आप एक कोरोना के सिलसिले में काफ़ी सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी जो है। तो ये इन मरीज़ों की ट्रांसप्लांट से 5-7 दिन पहले करनी पड़ती है ताकि उनके जिस्म के अंदर जितनी एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश हो जाएं। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ लोग जो तिली है वो रिमूव कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। फिर ऑपरेशन के बाद भी इनकी जो इम्यूनोसप्रेशन है एक स्टैंडर्ड कंपैटिबल ट्रांसप्लांट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बाद फिर इन लिवर्स में रिजेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो कोरिया और जापान यहाँ पे तो उन्होंने डिसेंट रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, अच्छे रिजल्ट भी रिपोर्ट किए हैं। और अब मैं जितनी ये लिवर ट्रांसप्लांट की इंटरनेशनल मीटिंग होती हैं उसमें हर दफ़ा एक आधा लेक्चर इस तरह का ज़रूर होता है जो मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। तो अच्छे रिज़ल्ट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी ये रिज़ल्ट्स इस लेवल तक नहीं पहुँचे कि पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया हो। ये सिर्फ कोरिया जापान में है और यार कुछ इंडिया में है। इंडिया के तो रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल अभी पब्लिश नहीं हुए, एटलीस्ट टू माई नॉलेज मैंने कोई इंडिया से ऐसा साइंटिफिक पेपर नहीं पढ़ा जहाँ पे उन्होंने ये क्रॉस द ब्लड ग्रुप किए हों, बट वो कर रहे हैं, मेरे नॉलेज में ये है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि दिस शुड बी द लास्ट थिंग। हमने अभी तक ये नहीं शुरू किए क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जब ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बाकी दुनिया में बहुत से लोग करना शुरू कर देंगे, उस स्टेज के ऊपर हम कहेंगे। फिर इसकी कॉस्ट की भी इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ हैं, प्लाज्मा थेरेपीज़ हैं, तकरीबन 15-1 लाख रुपया ये एक्स्ट्रा ख़र्चा बन जाता है इन दवाइयों का जो इनकम्पैटिबल ग्रुप्स में आप करते हैं, और स्टिल इस ग्रुप के अंदर रिजेक्शन का रेट रिमेंस हाई। तो मेरा ये ख्याल था कि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ये पाकिस्तान में भी शुरू नहीं करना चाहिए और हमने नहीं किया। तो अगर आपके कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपने इनकम्पैटिबल ही करवाना है तो आपको मुल्क से बाहर ही जाना पड़ेगा। बाकी टेक्निकली इट्स नॉट वेरी डिफरेंट क्योंकि एक लिवर है, वो ब्लड ग्रुप किसी का भी हो, ऑपरेशन वाले दिन तो वो उसकी बेसिकली टेक्निकल एक्सरसाइज जो है वो सिमिलर होती है, लेकिन इट्स द इम्यून सिस्टम जो कि ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉब्लम करता है अगर ये इनकम्पैटिबल हों तो वन हैज़ टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट इट।
जी पीर मुदस्सिर शाह साहब, आप मेरा ख्याल है आपके मैंने मैसेज पढ़ लिया है, तो आप एक चक्कर लगा लें ईद के बाद, क्योंकि अगर आपको एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं ना, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए परेशानी की बात है। मैं देखना चाहता हूँ ओवरऑल आपकी चीज़ें कैसी हैं। तो आप ईद के बाद इंशाल्लाह चक्कर लगाएं, तो मैं आपको देखता हूँ और फिर बैठ के डिस्कशन करते हैं। नान सरवर साहब पूछते हैं जी, इंसोम्निया कॉज ऑफ CLD। नहीं, CLD की वजह से इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया का मतलब ये होता है कि बंदे को नींद नहीं आती। तो लिवर डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, उसका वन ऑफ द साइंस इज, उसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ द स्लीप पैटर्न, कि सिरोसिस वाले पेशेंट जो उनको रात को नींद नहीं आती, रात को जागते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती और दिन को बैठे बैठे ऊँग जाते हैं। तो इंसोम्निया इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़, या रिवर्सल ऑफ स्लीप पैटर्न भी हो सकता है। तो लेकिन इसकी वजह से लिवर डिजीज़ नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, नईम मिर्ज़ा फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये मैंने पूछना था, स्टीरॉयड तो मैं ले रहा हूँ 5 mg ना डेली। मेरी रिपोर्ट जब ठीक आ गई थी ना, मैंने आपने एक माह बाद कहा था टेस्ट करवाइए, तो मैंने करवाए थे, तो रिपोर्ट तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। तो अब मैं आपके पास ना चेकअप फिर करवाना चाहूँगा, तो अब ये कितने महीने के बाद दोबारा सारे टेस्ट करवाऊँ? और आपकी OPD खुल गई है या 1-2 माह बाद खुल जाएगी? मैं 2 तारीख के बाद ही करवा के तो आपको खुद आके रिपोर्ट से करवा दूँ और आपकी मुलाकात भी एक कर लूँ, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था आपका चेहरा मुबारक देखने के लिए। तो मैंने कहा चले सर को सलाम भी कराएंगे चल के। तो सर ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कितने माह बाद आप टेस्ट करवा लीजिएगा? तो LFT तो नॉर्मल है और creatinine भी ठीक है। नईम साहब, नाइस टू हेयर फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई जल्दी नहीं है, आपके टेस्ट नॉर्मल है, तो आप आराम से 3 माह के बाद करवाइए टेस्ट जो है। और अभी मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी होगा आपका आना, या तो ना कोई ऐसा इशू चल रहा हो, कोई आपने बैठ के डिस्कशन करनी हो, आपकी दवाइयों को सेट करना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चीज़ें बिल्कुल स्टेबल जा रही हैं, तो आप बिल्कुल जल्दी ना करें, क्योंकि ये जिस तरह लॉकडाउन के बाद रश शुरू हुआ है, और मेरा फियर ये है कि ईद के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, रश बहुत ज़्यादा होगा। तो आई वुड नॉट एडवाइज़ यू कि आप जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए या मुझे देखने के लिए आएँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम दोबारा मिलेंगे। टेस्ट आप अपने 3 माह के बाद करवाइएगा। और ये डेल्टा क्वार्टल आप लो डोज में रहला जारी रखें, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। ये फरीहा मरियम है जी, ये पूछ रही हैं कि मेरी सिस्टर्स हैं जो उन्होंने डोनेट किया था मेरी मदर को, तो उनको बैकेक हो रही है। देखिए बैकेक जो है ये स्कार रिलेटेड होती है। टाइम स्पेशली अभी जो पहले 6 माह होते हैं उनमें जो डोनर्स हैं वो अपने कट की वजह से थोड़ा सा आगे झुक के चलते हैं, जिसकी वजह से जो बैक के मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको अगर थोड़ा टाइम हुआ है तो उनको सीधा होना चाहिए, सीधा होकर चलना चाहिए। और अगर 3-4 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो उनको पेट के मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि ये स्कार अंदर से सॉफ्ट हो। इसी तरह बैक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह यंग पेशेंट्स में बैक की अदरवाइज़ वजह होनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है इट इज़ अ मसल स्पैज़म, जिसके लिए सिंपल पेन किलर्स ले सकती हैं वो, और पेट की और बैक के मसल की एक्सरसाइजेस करें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपकी मदर की बात है कि उनको तो मेरा ख्याल है अब खानी चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट हर टू ईट एवरीथिंग नाउ। और ये तो जनरल एडवाइस भी है ना कि ट्रांसप्लांट के जितने पेशेंट्स हैं उनको अगर किसी को खांसी, नज़ला, बुखार है, उनके करीब नहीं होना चाहिए। ये तो इस कोविड या कोरोना से पहले भी हम इन तमाम पेशेंट्स को एडवाइस करते थे। तो अभी तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोग जिनको कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट के ज़्यादा करीब ना जाएं। इकबाल साहब हैं जी, इन्होंने कहा है कि मेरा किडनी फेल हो चुका है, मैं डायलिसिस पे हूँ। तो इकबाल साहब आप मेरा ख्याल है आपने करीब तरीन जो किडनी ट्रांसप्लांट के फिजिशियंस या सर्जन्स हैं उनसे रब्ता कर लें, वो आपको बेस्ट एडवाइस देने की पोजीशन में होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मिसेस फरीद बात कर रही हूँ। 20 मई को हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, जिसमें आपने रिपोर्ट्स वगैरह देख के हमें घर जाने की इजाज़त दी। सर वो खुशी खुशी में हम सर बहुत सी बातें पूछना भूल गए।
तो आपसे गुजारिश है कि सर प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। सर बहुत से लोगों से बहुत सी बातें सुनी कि रेसिपिएंट को स्टेयर्स यूज़ नहीं करनी है, बाइक चलानी नहीं है, रश में नहीं जाना, बाइक पे बैठना भी अलाउ नहीं है। तो सर आपसे ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दीजिए कि ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद एक डोनर और एक रेसिपिएंट के लिए क्या क्या एहतियात ज़रूरी है। सर किसी से मिलना मिलाना नहीं है, सर प्लीज़ आप गाइड कीजिएगा। देखें 3 माह के बाद डोनर और पेशेंट जो हैं वो आइडियली तो मिल भी सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से तो मेरा ख्याल है आप वैसे ही हमारी सोशल लाइफ चेंज हो चुकी है या आइंदा भी होगी। तो अभी फ़िलहाल तो आप जो कोरोना की प्रैक्टिसेस हैं वो करें, लेकिन 3 माह के बाद मोटरसाइकिल पे बैठ भी सकेंगे, चला भी सकेंगे। घर के लोगों के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से आजकल के दिनों में तो बिल्कुल ना मिलें। तो आप अभी वापस गए हैं, बिल्कुल खुश ही रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन चूंकि आप वापस गए हैं बहुत से लोग आपको मिलने के लिए आएंगे क्योंकि ट्रांसप्लांट काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, तो प्लीज़ होल्ड ऑन। बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने की ज़रूरत नहीं है, रेसिपिएंट को ख़ास तौर पे, और गले वगैरह तो वैसे भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और इन्फेक्शन का रिस्क होता है, और आजकल तो ये कोरोना की वजह से भी एहतियात जारी है, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा जी। Assalamualaikum Dr. Sab, 72 years old patient diagnosed with cholangiocarcinoma after obstructive jaundice, और अभी उनकी राइट साइड जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड भी है लेकिन वो अभी कम है, PTBD हो चुका है, इंटरनल ड्रेन है, और अभी जो सर्जन से हमारी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो लेफ्ट साइड है वो भी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात ये है कि साथ शायद खून की शरियानें जो हैं वो भी शायद उसमें हैं अफेक्टेड, तो इस वजह से शायद वो रिसेक्टेबल नहीं है। काइंडली आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन इस तरह तो देना बड़ा मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा 2 साल उम्र है और कोलेंजियोकार्सिनोमा है, 2 साल मतलब बच्चा है और उसमें कोलेंजियोकार्सिनोमा, आई हैव नेवर हर्ड दैट इन माई लाइफ। मुझे मेरा ख्याल है कि तकरीबन 16 साल हो गए हैं ये लिवर की चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए, और आई हैव वर्कड इन द बेस्ट यूनिट्स इन द वर्ल्ड। 2 साल के बच्चे के अंदर कोलेंजियोकार्सिनोमा मैंने नहीं देखा आज तक, तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल ऑड। तो या तो मुझे ये क्लियर कर दें कि आपका जो मरीज़ है उसकी उम्र 2 साल नहीं है, और अगर 2 साल में कोई आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा कह रहा है तो आई विल बी शॉक्ड। दूसरी बात है कि ट्यूमर होगा, वो ट्यूमर और भी किसी तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह हो सकते हैं, वो बाइल डक्ट या नालियों पे दबाव डालता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। रेसेक्टेबिलिटी जो है वो बड़ी वेरिएबल होती है, और उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, लिवर का साइज़ देखना पड़ता है, राइट या लेफ़्ट साइड में कौन सी साइड इन्वॉल्व है, कितना लिवर जो है वो कैंसर फ्री है, फिर खून की नालियाँ जो राइट और लेफ़्ट साइड में जाती हैं उनमें से कौन सी इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो ये सारी रिसेक्टेबिलिटी के लिए वन हैज़ टू लुक इनटू दैट। तो वो तो जब एक CT स्कैन मेरे सामने होगा तो ही मैं बता सकूँगा, इस तरह तो बताना नामुमकिन है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी चीज़ें ईद के बाद मुझे लेके आएँ मेरे पास, ताकि देख के ही आपको बताया जा सके। और दूसरा रिसेक्टेबिलिटी भी जो है वो बड़ी वेरिएबल होती है। अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड सर्जन के पास नहीं गए उसमें और एक आम सर्जन में जो रूटीन में ये ऑपरेशन नहीं करता, बड़ा फ़र्क होता है। रेसेक्टेबिलिटी की लिमिट्स बहुत डिफरेंट होती हैं, और अगर आपका पेशेंट बच्चा है 2 साल का, तो बच्चों की लिवर सर्जरी करने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। सो आई थिंक द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ कि आप लोग एक दफ़ा आएँ, CT स्कैन इनका लेटेस्ट लेके आएँ, बाकी ब्लड टेस्ट भी, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। ये रहमान भाभी साहब हैं जी, इन्होंने पूछा है कि इनका 2019 में इनके फादर का ट्रांसप्लांट हुआ था और इनको PTBD जो है वो हुई है। हाँ जी, देखें जब तक ये रहमान PTBD रहती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ बाइल इंटरमिटेंटली ज़ाया भी होता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी होता रहता है, और पेशेंट जो है ना थोड़े अनकम्फर्टेबल भी होते हैं, उनकी इंटेक भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उनका वेट जो है वो इतना नहीं बढ़ रहा।
लेकिन आई थिंक यू लुक आफ्टर हिम इन टर्म्स ऑफ हिज फूड, जितना ही अच्छा खाएं पिएंगे तो उनका वज़न इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी देखना होगा कि पीटी-बीडी की अमूमन ज़रूरत तो उसी वक्त पड़ती है जब एंडोस्कोपी या ERCP वाला स्टेंट पॉसिबल ना हो, और वो या स्ट्रक्चर या नर्विंग इतनी टाइट हो कि ऊपर से जो है लिवर के थ्रू डायरेक्टली स्टेंट डालना पड़े। इस प्रोसेस को आप पीटी-बीडी कहते हैं। और अमूमन अगर एक दफ़ा पीटी-बीडी हो जाए, स्ट्रक्चर को आप क्रॉस कर लें, तो लेटर ऑन इसको दोबारा एंडोस्कोपी के ज़रिए स्टेंट जो है वो डाला जा सकता है और ये स्टेंट को निकाला जा सकता है, क्योंकि जो एंडोस्कोपी वाला स्टेंट है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता। तो आप भी मेरा ख्याल एक दफ़ा आगे मशवरा कर लें, वी कैन सी कि वेयर वी आर, इनके टेस्ट कैसे हैं, स्ट्रक्चर कितना टाइट है, और फिर आइंदा के लिए एक प्लान बना लेंगे। ये आफ्ताब अहमद सबानी साहब हैं जी। देखिए आपका हेपेटाइटिस बी के मुतालिक सवाल है और आपने कहा कि आपको 4 साल हो गए हैं दवाई खाते हुए, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हुआ। अब आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होने से आई डोंट नो क्या मुराद है। देखिए हेपेटाइटिस बी में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक है हेपेटाइटिस बी का PCR, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप दवाई रेगुलरली खा रहे हैं तो जो हेपेटाइटिस बी का PCR है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर आपको दवाई बदलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ होती है हेपेटाइटिस बी, जिसको सरफेस एंटीजन कहते हैं, वो बहुत कम 1 से 2 से 2.5% लोगों में वो नेगेटिव होता है। तो अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वो परेशान ना हो, लेकिन PCR नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आपकी ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ आप अपने टेस्ट में देख लें कि PCR नेगेटिव है या नहीं। अगर PCR नेगेटिव अभी तक नहीं हुआ तो फिर आपको ट्रीटमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। जी हेलो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरे भाई का 9 माह पहले लिवर ट्रांसप्लांट गंबट में हुआ था। डॉक्टर साहब 1 माह से जो उसकी रिपोर्टें थी ट्रांसप्लांट के बाद, वो प्लेटिलेट्स जो है 87,000 थे और बिलोरुबिन जो है 2 पॉइंट थी, 0 पॉइंट थी बिलोरुबिन और 87,000 प्लेटिलेट्स है। लेकिन अभी जो है 9 माह के बाद उसकी रिपोर्टें जो आ रही हैं वो प्लेटिलेट्स 37,000 तक रुके हुए हैं और बिलोरुबिन 3 पॉइंट है। क्या ये जो है रिकवर हो जाएगी बिलोरुबिन और प्लेटिलेट्स जो है वो बढ़ेंगे? और क्या लिवर ट्रांसप्लांट की डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन के उसकी जो है कितनी अर्से तक वो रिलायबल है, लिवर ट्रांसप्लांट कितने अर्से तक वो कामयाब है, और क्या हम उसकी अभी जो है कितने अरसे के बाद शादी कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें उनका जो आप बता रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। तो प्लेटलेट्स तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं 2-3 चीज़ों से, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले तिली जो है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं वो बहुत बढ़ जाती है साइज़ में, उसकी वजह से इन तमाम मरीज़ों के प्लेटलेट्स जो हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है कम होते हैं। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तिली के ऊपर से प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन तिली का साइज़ बहुत छोटा नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो प्लेटलेट्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन के स्टार्ट में जिन लोगों की बहुत बड़ी स्प्लीन होती है ऑपरेशन के टाइम पे, ट्रांसप्लांट के टाइम पे, उनके कभी प्लेटलेट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं होते और वो लोअर साइड पे ही रन करते रहते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके भाई के 87,000 थे, अब कम हुए हैं। दूसरी वजह फिर मेडिसिन या ड्रग्स हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके भाई कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें से कोई दवाई ऐसी हो सकती है जो प्लेटलेट्स को कम करती हो, तो वो मेरा ख्याल है आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए ताकि इनकी दवाइयों को ज़रा रिव्यू कर लें। तीसरी चीज़ जो आपने बताई है बिलोरुबिन की, कि बिलोरुबिन थोड़ा सा ज़्यादा है इनका, मतलब 3 जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, ये ज़्यादा है। इसके साथ बाकी LFTs को भी देखें और ओवरऑल LFTs का पैटर्न देखते हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ें देखते हुए ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। कई दफ़ा लिवर में रिजेक्शन हो रही होती है, उसको दवाइयों को एडजस्ट करने से ठीक किया जा सकता है। कई दफ़ा जिगर की जो नाली जिसको बाइल डक्ट कहते हैं वो तंग हो रही होती है, उससे ये बिलोरुबिन बढ़ जाता है, उसको या एंडोस्कोपी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो ये आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाके उनसे ये मशवरा कर लें। लास्टली जहाँ तक आपने कहा है कि इनकी शादी कब की जा सकती है, अगर वो बिल्कुल फिट हैं अदरवाइज़ ठीक है तो शादी तो आप एनी टाइम कर सकते हैं। आखिरी आपका सवाल था कि ये लिवर ट्रांसप्लांट चलता कितना अर्सा है। देखिए लिवर ट्रांसप्लांट के अगर आप 100 लोगों का ऑपरेशन करें ना, तो 5 साल के बाद उनमें से 75 से 78 लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, 20-25 साल की डेथ हो जाती है। अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो 100 में से 68%
लोग जो हैं वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होंगे। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ थोड़ी कम होती जाती है, बट इट इज़ प्रीटी गुड। जी जी आमना रहमान है, इन्होंने, इनकी मदर है मुजम्मिल, उनका हमने ट्रांसप्लांट किया था 3-4 साल पहले। तो कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। आप ऐसा करें ना, ब्लड प्रेशर का अगले अपना 2 वीक्स का ना एक चार्ट बनाएं, सुबह या शाम रिकॉर्ड करके ना, जो दवाई ये ले रही हैं वो भी लेती रहें, और साथ एक चार्ट बनाएं अगले 2 हफ्तों का। और वो फिर ज़हीन साहब को ना ईद के बाद 2 हफ्तों का मुझे एक पूरा चार्ट दें, ताकि मैं देखूं तो सही कि कितना कम होता है और एक्चुअली कितना ज़्यादा होता है, और फिर उसके मुताबिक जो भी चेंज करनी होगी इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। और मेरा सलाम दीजिएगा बहुत बहुत। ये सदफ आपने सारी तफसील भेज दी है। मेरा ख्याल है आप इनकी जो साइक्लोस्पोरिन है अपनी मदर की, वो 125 की बजाय आप 100 मिलीग्राम सुबह शाम कर दें अभी से, और फिर आप तकरीबन 4-1 हफ्ते बाद दोबारा LFTs, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटाशियम और साइक्लोस्पोरिन का लेवल करवा के हमें भेजिएगा, और फर्दर एडजस्टमेंट फिर हम आपको बताएंगे। ये साइमून साहब हैं, आपका सवाल है जी, ड्यू टू टेस्टिकुलर एट्रोफी लिवर फंक्शन इज़ नॉट गुड, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। देखिए आपका जो इशू है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऐसे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से लिवर फंक्शन इज़ नॉट गुड, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मोर टेस्ट, इससे पहले कि आपको कोई गाइड किया जा सके। अफान भट्ट साहब ने पूछा जी, शुगर का मरीज़ जो है वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकता है। एक्चुअली बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट होता है, उनमें काफ़ी सारे ऑलरेडी शुगर के मरीज़ होते हैं। शुगर के मरीज़ में सिर्फ आपने ये देखना होता है कि शुगर की वजह से उनका दिल जो है वो तो नहीं अफेक्ट हुआ, क्योंकि दिल की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, और हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। अगर उनका दिल ठीक है तो शुगर का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ बिल्कुल ट्रांसप्लांट हो सकता है। शेख हबीब सलीम साहब हैं जी, मैंने जैसे आपको कहा कि शुरू में आप एक्सरसाइजेस करें अपनी पेट की भी और बैक मसल्स की भी, और अगर दर्द होता है तो सिंपल पैरासीटामोल आप ले लिया करें। जैसे जैसे आप 2-3 हफ्ते एक्सरसाइज करेंगे आपके मसल्स सॉफ्ट होंगे, तो इंशाल्लाह ये आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी लिहाज साबित साहब आप आ जाएं, मेरा ख्याल है जैसे मैंने पहले कहा ना, एक दफ़ा आ जाएं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया, तो आपका देख के फैसला करते हैं कि स्टेंट का डिस्पोजल क्या करना है। ये नुमान अता साहब हैं, आपने फैटी लिवर के बारे में पूछा है, तो मैं इस प्रोग्राम के शुरू में फैटी लिवर पे काफ़ी डिटेल में चीज़ों को एड्रेस किया है, तो इंशाल्लाह ये पूरी रिकॉर्डिंग हम कुछ देर के बाद पोस्ट कर देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो यू विल गेट योर आंसर।
तो आई होप यू लाइक द प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी और हमारी सब की जो दुआ है, इबादत है जो रमज़ान में हमने की, वो कबूल करे और हम सब को ईद की खुशियाँ जो है वो नसीब करे। अच्छा, ये मरीज़ का आपकी करेक्शन आई है जी, मरीज़ की उम्र 72 साल है। हाँ ठीक है, 72 साल में बिल्कुल कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है, और आपका पीटीबीडी वगैरह भी हो गया हुआ है। अब आप मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा, सीटी स्कैन जैसे मैंने कहा देखने के बाद, तो फिर हम फैसला करेंगे कि ये ऑपरेशन मुमकिन है या नहीं। तो लास्टली मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को और आपके हमसायों को, इर्द गिर्द के लोगों को, सबको पेशगी ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब करें। प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी टीम को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।